नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तो भाई, भारतीय जनता पार्टी की आपको बता दें कि 5वीं सूची जारी हुई और उसमें 111 प्रत्याशियों के नाम घोषित हुए। उसमें कुछ जगह ऐसी हैं जो सबकी नज़र थी कि इन सीटों का क्या होगा, इन कैंडिडेटों का क्या होगा, कहां से उतारे जाएंगे, किसका टिकट कटेगा। तो कुछ ऐसे महत्वपूर्ण नाम हैं जिनके टिकट इस 5वीं सूची में काटे गए हैं और कुछ ऐसे इसमें नाम हैं जिनको लेकर के कयास लगाए जा रहे थे कि आखिरकार इन सीटों पर किसको उतारा जाएगा। ऐसी महत्वपूर्ण सीटें थी। तो इस सूची में अगर मैं बात हिमाचल प्रदेश से शुरुआत करूं तो वहां कंगना रणौत को मंडी सीट से उतारा गया है। और इसमें पहले से उम्मीद लगाई जा रही थी, जिस तरह से बॉलीवुड के खिलाफ एक अभियान चला था और नेपोटिज्म को लेकर सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बाद से जिस तरह से कंगना रनौत ने बॉलीवुड का खुलासा किया था कि वहां नशाखोरी चल रही है और किस तरह से महाविकास अघाड़ी सरकार में वहां सब मिलीभगत चल रही है। उसके बाद हमने देखा कि महाविकास अघाड़ी की सरकार जब चल रही थी तो कंगना रनौत के कार्यालय पर बुलडोजर चला दिया गया था। अगर केंद्र में मोदी सरकार नहीं होती तो शायद कंगना रनौत आज इस हालत में नहीं होती, शायद वो जिंदी भी ना होती, इतना टॉर्चर कर दिया जाता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार ने कंगना रनौत की मदद की, क्योंकि वो सच्चाई को उजागर कर रही थी। उसका कोई ये मंशा थोड़ी ही थी कि कोई राजनीति में आना है, उस समय नहीं था, उसको पता भी नहीं था, ना सोचा होगा। Y+ सुरक्षा दी गई तो आज वो जिंदा है, और जब जिंदा है तो निश्चित रूप से उस भारतीय जनता पार्टी के प्रति उसने उद्गार प्रकट किए। और हमने देखा कि राम मंदिर हो चाहे देश का कोई भी मुद्दा हो, कंगना रनौत खुल करके बोलती है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने विचार किया कि उनको जो है यहाँ की सीट से उतारा जाए, मंडी सीट से हिमाचल में। और एक स्टार कैंपेनर तो है ही है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही मंडी सीट से कंगना रनौत के नाम की घोषणा हुई, कांग्रेस सबसे ज्यादा बौखलाई हुई है, क्योंकि उसको दिख गया कि हिमाचल में वो एक भी सीट शायद अब ना जीत पाए। और इसीलिए जो नेशनल हेराल्ड जो मुख्य पत्र है कांग्रेस का, उसकी जो संपादक है मृणाल पांडे, आपको बताएं कि वो मृणाल पांडे जो है उल जलूल एक्स पोस्ट कर रही हैं। उसकी एक फोटो उठा करके पोस्ट कर दी और उस पर मृणाल पांडे लिखती है अपनी एक्स पोस्ट पर, मंडी में आजकल क्या भाव है, क्या भाव चल रहा है मंडी में, कोई बताएगा। इस तरह की पोस्ट की है। सोचिए, मृणाल पांडे महिला है और ये महिला की बात करते हैं, और उसी महिला ने पोस्ट किया है और उसकी पुरानी पुरानी फिल्मों के सीन को पोस्ट किया जा रहा है। ये देखिए, मंडी की प्रत्याशी बीजेपी की। अरे भाई, कोई फिल्मों में काम करता है तो वो तरह तरह की एक्टिंग करता है। कल को अमिताभ बच्चन चुनाव लड़ा या कोई और लड़ा और आप उसकी डाकू की फोटो या कोई आतंकवादी का रोल किया हो, वो वाली फोटो लगाओ कि देखो जी ये तो आतंकवादी बना रहे ना उसका। जो आपको बता दूं कि बीजेपी के नेता हैं मनोज तिवारी, उनकी फोटो कब की लेकर के वीडियो चला रहे हैं कि देखिए ऐसा गाना गाता था, अश्लील गाने गाता था। फिल्मों में लोग काम करते हैं, कभी कोई रोल होता है, कभी कोई रोल होता है। लेकिन कांग्रेस की बौखलाहट दिखाई दे रही है जिस तरह से इन्होंने बात की। बहरहाल, कंगना रनौत से पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में फायदा मिलने वाला है। दूसरा नाम इसी तरह से जो मैं कहता हूं स्टार कैंपेनर में रहने वाले हैं, वो है अरुण गोविल। अरुण गोविल को उत्तर प्रदेश के मेरठ से टिकट दिया है। वहां से काफी चर्चा चल रही थी किसको मैदान में उतारा जाएगा। कुमार विश्वास का नाम चल रहा था, कुमार विश्वास से बात चल रही थी। लेकिन जैसा मेरा भी अपना आकलन है, कुमार विश्वास जो है वो आजकल कथावाचक हो गए हैं। तो कथावाचक जब कोई होता है ना, मैंने तो अपने जीवन में 15-20 कथावाचक देख लिए हैं। वो शुरू में कथावाचना शुरू करते हैं, रामचरितमानस हो चाहे वो कोई और चीजें करें, धीरे धीरे क्या है वो गुरुजी हो जाते हैं। फिर वो लोगों को आशीर्वाद देने लगते हैं, फिर वो गुरु वाला फीलिंग आ जाता है। और हमारे देश में तो कहते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, यानी फिर वो सोचने लगते हैं अब हम भगवान भी हैं। मैं उनके बारे में व्यक्तिगत बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन वहां जिस तरह से लोगों को मान सम्मान और चीजें मिलने लगती हैं, उसके कारण लोगों की महत्वाकांक्षाएं ज्यादा हो जाती हैं। और दिल्ली चुनाव में भी हमने देखा था, मुझे सुनने में आया था, ऐसा मुझे पक्का तो है नहीं कि भाई वो सीएम बनना चाहते हैं, तो बीजेपी ने उनकी ये बात माना नहीं। और अभी भी मेरठ में फिर यही हुआ। अरुण गोविल सीधे सच्चे व्यक्ति हैं। राम मंदिर में जिस तरह से हमने देखा है कि वो वहां गए थे कार्यक्रम में, और स्टेशन पर या एयरपोर्ट पर जब कोई व्यक्ति मिलते हैं तो उनके अंदर वो राम की छवि देखते हैं, क्योंकि उन्होंने रामायण सीरियल में जिस तरह से राम का किरदार निभाया वो अभी तक लोगों के दिमाग में बैठा हुआ है। बहुत सरल व्यक्ति हैं और इसलिए देखते हैं, वहां से इनको उतारा गया है। तीसरा एक सबसे बड़ा नाम था, वो मैं बदायूं उत्तर प्रदेश को समझता हूं, जहां से शिवपाल यादव जो अखिलेश के चाचा जी हैं वो मैदान में हैं।
अब वो मैदान में है और उनके सामने जो व्यक्ति है उसका बाई चांस आप नाम भी देखेंगे तो नाम ही है दुर्विजय सिंह साक्य। अब ये दुर्विजय जो शब्द है इसका मतलब है जो दुर्जनों से विजय प्राप्त कर ले। अब ये इत्तेफाक है, वो दुर्जन तो मैं नहीं बोल रहा हूं शिवपाल को, लेकिन लोग बोल रहे हैं। अब वो शिवपाल के सामने खड़ा है और शिवपाल के सामने खड़ा है और बदायूं में ही इस तरह की घटना होती है कि 2 मासूमों को काट के मार दिया गया और उस पर जो रामगोपाल यादव हैं उन्होंने जो बयान दिया कि बीजेपी वाले तो इस तरह से ही कराते रहते हैं, उसका पूरे बदायूं पे असर हुआ है और उसका असर अब चुनाव में दिखाई देगा। तो रामगोपाल यादव के बारे में लोग कह रहे थे कि रामगोपाल यादव ने जानबूझ के इस तरह का बयान दिया है क्योंकि शिवपाल यादव को वो चाहते ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी में वो आए और वो जीत जाए, यानी एक सीट अपने आप हार रहे हैं क्योंकि पार्टी में चाचा भतीजे की लड़ाई है, एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात है, तो चाचा को नीचा दिखाना है, इसलिए इस तरह की बयानबाजी हुई है। बहरहाल ये निश्चित जान लीजिए कि बदायूं की सीट ये जो शिवपाल चाचा हैं अखिलेश के, अब ये हारने जा रहे हैं, पक्का हो गया। तीसरा नाम इस तरह से चौंकाने वाला वो था वरुण गांधी का। वरुण गांधी, उनके बारे में कहा जाता है कि यदि कोई उनसे मिलने जाता था घर पे तो वो उससे पूछते थे, हाँ भाई आपको क्या लगता है मैं सीएम बनने लायक हूं ना यूपी का? तो लोग क्या करें, चाटुकार तो ऐसे होती है, जी बिल्कुल आपकी लोकप्रियता बहुत है, आप तो बहुत फेमस हैं, आप तो युवा हैं, अब तो सीएम ही बनने लायक है। तो दिमाग खराब हो गया उसका ये सोचते हुए कि नाम के पीछे गांधी लगा है, और गांधी जिसके पीछे लगा है वो तो विरासत में गांधी पीछे लगने के कारण राजसी घराने में पैदा हुआ है, इंदिरा गांधी का पोता है, तो मुझे तो होना चाहिए सिंहासन पर, मैं खाली एक एमपी कैसे रह जाऊंगा। तो हमने देखा था 2017 में वो योगी जी से तुलना करने लगा अपनी, 22 में फिर उम्मीद करी, पोस्टर लगवाए, मीडिया में नाम चलाया। अब ये तो चलता नहीं है ना कि आप छुपकर कुछ भी करोगे और पता नहीं चलेगा। तो बहरहाल पार्टी ने उनको किनारे कर दिया, उनकी माताजी को टिकट दिया है क्योंकि माताजी का कोई बयान इस तरह का है नहीं, ना उनकी महत्वाकांक्षाएं उस तरह की है। अब बेटे को चाहिए कि अपना कुछ और दुकान वुकान खोल ले, राजनीति तो उनसे होगी नहीं, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उनको मान सम्मान दिया, सांसद थे भाई, काम कर रहे थे, काम करते, अनुशासित पार्टी के कार्यकर्ता के तरह पे रहते तो आगे भी बढ़ते जाते और बहुत चांस आगे है, लेकिन उन्होंने अब वो चांस खो दिया है। बहरहाल अब सुनने में आ रहा है कि वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ेंगे या तो कांग्रेस से चुनाव लड़ेंगे, अब देखना होगा, लेकिन भाजपा ने उनको किनारे कर दिया है। तीसरा सबसे बड़ा जो चौंकाने वाले नाम आए वो वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल में एक नाम आया जो पूर्व जज साहब थे, उनकी उम्मीद पहले ही लगाई जा रही थी, उन्होंने जिस तरह से चुनौती स्वीकार की टीएमसी की, अभिजीत गंगोपाध्याय, वो तामलुक सीट से उनको उतारा गया है बीजेपी की द्वारा। दूसरा जो है रेखा पात्रा, ये रेखा पात्रा संदेश खाली से उतारा है। संदेश खाली आपको याद होगा, शाहजहां शेख जिसने वहां, उसके ऊपर आरोप हैं कि महिलाओं के साथ, दलित महिलाओं के साथ सामूहिक रेप किए थे, जमीनों पे कब्जे किए थे और फिर बाद में वो फरार हो गया था, अभी तो गिरफ्त में है। तो वहां से शिबू हजारा के खिलाफ, टीएमसी का बड़ा नेता है शिबू हजारा, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की हिम्मत यदि किसी ने की थी तो वो रेखा पात्रा ने की थी। बहुत दबंग महिला है और इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी ने उसको अपना प्रत्याशी बनाया है, ये समझते हुए कि टीएमसी को ये चुनौती देगी वहां पर और उसका असर पूरे पश्चिम बंगाल में दिखाई देगा। तो ये नाम वहां से थे। इसी तरह एक नाम आपको बता दूं, हरियाणा में नवीन जिंदल उद्योगपति हैं और जिंदल इंडस्ट्री है, लेकिन ये कुरुक्षेत्र से पार्टी ज्वाइन किया इन्होंने और अगले दिन इनका नाम घोषित हो गया। ये एक बहुत बड़ा झटका हरियाणा की कांग्रेस को है, नवीन जिंदल के इधर आने से बहुत बड़ा एक झटका लगेगा इस सब चीजों में। एक नाम उत्तर प्रदेश से और था, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा, वो है गाजियाबाद की सीट। गाजियाबाद में जनरल वीके सिंह, वो सांसद थे, केंद्र में मंत्री थे और सेना से जनरल रिटायर हैं, बहुत अच्छा बेहतरीन काम किया मोदी के, मैं उनको कहूं तो नवरत्नों में से वो एक हैं। और एक सेना का जनरल, उसके प्रति तो वैसे ही एक श्रद्धा, एक सम्मान लोगों का होता ही है। उन्होंने काम भी गाजियाबाद में बहुत किए हैं, उसके अलावा पूरे देश में और विदेशों में भी काम बहुत किए हैं और उनकी देश को जरूरत है। लेकिन इस बार बीजेपी का जो क्राइटेरिया है कि भाई अगर आपकी उम्र 70 से पार हो गई है तब आपको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, राजनीति से नए लोगों को आगे लाना चाहिए। तो जनरल वीके सिंह को भी उन्होंने खुद से अब पोस्ट किया था कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि ये आदमी की ईमानदारी होती है, वो देखता है कि पार्टी का जो क्राइटेरिया है, जो नियम बनाया गया है वो सबके लिए है, तो
तो मैं भले ही कितना बड़ा क्यों ना हूं, और मोदी जी क्या मैं बताऊं कि मनपसंद मंत्रियों में से एक है, और देश के भी लोग उनको पसंद करते हैं। विदेशों में जिस तरह से आपातकाल के समय में, युद्ध के समय में या कोरोना के समय में विदेशी भारतीयों को वो सकुशल भारत लाए, उसके कारण उनकी पूरी दुनिया में तारीफ हो रही थी। लेकिन उन्होंने ये सीट छोड़ी है। निश्चित रूप से मोदी जी उनसे कोई बड़ा काम लेंगे, या तो किसी राज्य के राज्यपाल बनेंगे, हो सकता है कोई बड़ी सोच के रखा हो उनके लिए, सम्मानजनक है। तो यहां से भी अतुल गर्ग उतरे हैं, जो कि योगी जी की सरकार में अतुल गर्ग जो है मंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश से, और व्यापारी वर्ग से हैं। तो गाजियाबाद में व्यापारी वर्ग की एक मांग हमेशा रहती है कि हमारा प्रतिनिधित्व करने वाला कोई होना चाहिए। देखते हैं, ये नाम एक उतरा है। तो ये जो चीजें हुई हैं आपको बता दें हुआ है, और इन सीटों के साथ ही अब निश्चित रूप से ये समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल आप समझ लीजिए कि 400 पार का जो नारा दे रही है, उस पर बहुत सोच विचार कर प्रत्याशियों को उतार रही है। ये सूची भी इस बात की तरफ इंडिकेट कर रही है कि जिन नामों पर जरा भी भारतीय जनता पार्टी को शंका है, आशंका है, तो वहां वो ऐसे प्रत्याशी को लेकर आ रही है जो जीत को सुनिश्चित कर सके। निश्चित रूप से इस लिस्ट के बाद मैं कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का लक्ष्य 400 पार का है, मुझे वो पार होता दिखाई दे रहा है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।